आज हम फिजिक्स क्लास 12 यूनिट सेकंड के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक है विभव मापी। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। तो हमारा आज का टॉपिक है विभव मापी। विभव मापी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है विभव मापी किसे कहते हैं तथा इसका सिद्धांत समझाइए। ठीक है, विभव मापी किसे कहते हैं और इसका सिद्धांत समझाइए। तो सबसे पहले हम विभव मापी के बारे में लिखते हैं कि विभव मापी क्या होता है और इसकी सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, विभव मापी एक ऐसा यथार्थ उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का व्यवंतर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, विभव मापी एक ऐसा यथार्थ उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का व्यवंतर ज्ञात किया जाता है। देखिए, जब हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं तो उसका जो विद्युत वाहक बल है वो एक्यूरेट नहीं आता है और एक्चुअल में वो विद्युत वाहक बल ज्ञात नहीं होता है बल्कि वो व्यवंतर ज्ञात होता है। क्योंकि विद्युत वाहक बल की तो विशेषता है कि सेल से धारा नहीं ली जानी चाहिए। ये कोई सेल है, ये प्लस और माइनस, तो जैसे वोल्ट मीटर से हम इसको विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे तो जो वोल्ट मीटर है इसका एक टर्मिनल इससे जोड़ देंगे और दूसरा इससे जोड़ देंगे, तो इसमें से होकर क्या हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित हो गई तो इसका जो भी ज्ञात होगा वो विद्युत वाहक बल नहीं माना जाएगा। क्योंकि विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन क्या होती थी कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, यानी सेल से धारा नहीं ली जानी चाहिए, यानी सेल से धारा ले ली गई तो वो विद्युत वाहक बल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, व्यवंतर। तो ये जो उपकरण है ये उस सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर देगा और सेल से धारा भी नहीं लेगा। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल केवल विभव मापी की सहायता से ही ज्ञात किया जा सकता है। तो इस उपकरण से विद्युत वाहक बल भी ज्ञात किया जा सकता है और परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का व्यवंतर भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसका चित्र बना रहा हूं। तो देखिए, ये हमारा विभव मापी का चित्र है। इस प्रकार का विभव मापी होता है। तो इसमें क्या होता है, ये लगभग 1 मीटर लंबी लकड़ी की आयताकार तख्ती होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 1 मीटर, और कैसी होती है, आयताकार। ठीक है, मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो इसमें लगभग 1 मीटर लंबी लकड़ी की आयताकार तख्ती होती है। इस तख्ती के ऊपर पेच ए और बी के बीच मैग्नीन या कॉन्स्टेंशन धातु के 4, 6 या 10 तार श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। जैसे 1 मीटर का तार जे हो गया, 1 मीटर का जे हो गया, 1 मीटर का जे हो गया, 1 मीटर का जे हो गया, तो कितना हो गया जी, 4 मीटर का तार हो गया। 6 होते तो 6 मीटर का होता, 10 तार होते तो ये 10 मीटर का होता है। ये सभी तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का मतलब आप समझ गए, जैसे ए बिंदु से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वही धारा जी घूम घूम कर आएगी, यानी सभी तारों में धारा क्या होगी, समान होगी। तो ये कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। देखने में आपको समांतर लग रहे हैं। ये तांबे की पत्तियों द्वारा ये दबे होते हैं। ठीक है, तांबे की पत्तियों से इनको क्या कर देते हैं, जैसे एक तार यहाँ पर खत्म हो गया और दूसरा तार हमने ये लगाया, तो ये दोनों तारों को तांबे की पत्ती द्वारा दबा दिया जाता है स्क्रू से, जिससे ये टाइट बना रहे,
लूज ना हो। ठीक है। अच्छा जी, इनको घुमाव इसलिए लगा देते हैं कि यदि हम 4 तार 1 मीटर के लगाएंगे तो जो 4 मीटर का एपरेटस बन जाएगा, जो बहुत बड़ा होगा, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में असुविधा होगी। तो इसलिए इस तारों को क्या कर देते हैं, 1-1 मीटर के दायरे में फोल्ड कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें लगभग 1 मीटर लंबी लकड़ी की आयताकार तख्ती होती है, जिस पर पेच ए और बी के बीच मैग्नीन या कॉन्स्टेंसन धातु के 4, 6 या 10 तार श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, जो धातु ध्यान रखना, मैग्नीन या कॉन्स्टेंसन मिश्र धातु होती है। उपकरण में एक मीटर स्केल लगा होता है, जिसकी सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब होता है कि जब इस उपकरण में हम धारा मापी जोड़ेंगे तो उस धारा मापी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मैंने चित्र बना दिया, इसकी रचना में लिख रहा हूं। तो देखिए, इधर लिखूंगा मैं, इसमें लगभग 1 मीटर लंबी लकड़ी की आयताकार तख्ती होती है जिस पर मैग्नीन या कॉन्स्टेंसन के 4,6 या 10 तार श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। उपकरण के मध्य में या उपकरण में 1 मीटर स्केल लगा होता है, 1 मीटर स्केल लगा होता है, जिसकी सहायता से शून्य विक्षेप या अविक्षेप, शून्य विक्षेप या इसको अविक्षेप भी बोलते हैं, अविक्षेप बिंदु की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। ठीक है। तो ये क्या हो गई उसकी रचना। इसमें लगभग 1 मीटर लंबी लकड़ी की आयताकार तख्ती होती है। ठीक है। जिस पर मैग्नीन या कॉन्स्टेंसन के 4, 6 या 10 तार, जी इसमें मैंने 4 तार जोड़े हैं, 4, 6 या 10 तार श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। उपकरण में 1 मीटर स्केल, ये मीटर स्केल लगा हुआ है, 1 मीटर स्केल लगा होता है, जिसकी सहायता से शून्य विक्षेप या अविक्षेप बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है। तो ये हो गई इसकी संरचना, इसमें चित्र प्लस रचना। अब आता है इसका, चलिए देखिए, जे विभव मापी का जो सिद्धांत है उसके लिए हमें ये चित्र बनाना है। ठीक है। तो देखिए, जे ए बी विभव मापी का तार है, वो उसमें हमने बताया था ना, जैसे 4 तार लिए तो वो कितना हो जाएगा, 400 मीटर। ठीक है। 10 तार होंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर या 1000 सेंटीमीटर। क्लियर। तो जे विभव मापी का तार है जो ए और बी के बीच में जुड़ा था, हमने इसको 4 ऐसे फोल्ड नहीं किया है, एक सीधा तार शो कर दिया है कि ए बी विभव मापी का तार है। तो एक सिरा जे ए हो गया, एक सिरा बी हो गया तार का। ठीक है। अब इस तार के साथ में ए और बी के सिरों के बीच में इधर में हमने कुछ एपरेटस जोड़े हैं। तो ए और बी के बीच में हमने क्या, एक संचायक सेल सी जोड़ा है। इसके बाद प्लग कुंजी के जोड़ी है, और ये धारा नियंत्रक या रियोस्टेट बोलते हैं RH, ये धारा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये धारा नियंत्रक जोड़े गए हैं। तो ए और बी के बीच में जो 3 इंस्ट्रूमेंट जोड़े गए हैं, तो इससे जो एक बंद परिपथ बन गया है, इसको बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। कौन सा परिपथ बोलते हैं इसको, प्राथमिक परिपथ।
ठीक है। फिर हमने क्या किया, सिरे ए से एक सेल और जोड़ा है, जे सेल का प्लस और जे माइनस। इस सेल का विद्युत वाहक बल मैं ई मान रहा हूं और यह ई का मान ही हमें ज्ञात करना है। यानी ए सिरे से हम उस सेल को जोड़ते हैं जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होता है। तो इसमें इसका विद्युत वाहक बल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ए सिरे से उस सेल का हमने धन सिरा जोड़ा है, उस सेल का ऋण सिरा जोड़ा है हमने धारा मापी से, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जॉकी से जोड़ा है। ठीक है, जॉकी एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, इसको पूरा दिखाऊंगा कि जॉकी कैसा होता है। ठीक है, और ये जो पूरा परिपथ बन चुका है इसको बोलते हैं हम द्वितीयक परिपथ। ठीक है, द्वितीयक परिपथ। तो माना ए बी विभव मापी का तार है, जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंशन का होता है। माना ए बी विभव मापी का तार है जिसके साथ श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल सी, प्लग कुंजी के और धारा नियंत्रक RH जोड़े गए हैं। ठीक है, माना ए बी विभव मापी का तार है जिसके साथ श्रेणी क्रम में संचायक सेल सी, प्लग कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH जोड़े गए हैं और इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इसके बाद तार के ए सिरे से एक सेल ई जोड़ा गया है तथा सेल का ऋण सिरा धारा मापी से जोड़कर उसका दूसरा सिरा जॉकी जे से जोड़ा गया है। इस परिपथ को द्वितीयक परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम इतना लिख ले रहे हैं। तो देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, माना ए बी विभव मापी का तार है जिसकी लंबाई लिख दे रहा हूं, पूरी के तार की लंबाई है कैपिटल एल, जिसकी लंबाई कैपिटल एल है। देखिए कैपिटल एल की वैल्यू क्या होगी, यदि ये तार 4 मीटर का है पूरा तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। यदि तार 6 तार लगे थे श्रेणी क्रम में तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 मीटर। और यदि श्रेणी क्रम में 10 तार लगे थे तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर यानी 1000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में यदि लेते हैं तो माना ए बी विभव मापी का तार है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है। इस तार के साथ श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल सी, प्लग कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH जोड़े गए हैं। ठीक है, इसके आगे लिख रहा हूं, तार के साथ समांतर क्रम में एक सेल कैपिटल ई जोड़ा गया है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ए बी विभव मापी का तार है जिसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल है। ठीक है, इस तार के साथ श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल, एक प्लग कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक RH जोड़े गए हैं। इसका उपयोग है कि इसकी सहायता से इस परिपथ में अर्थात इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। ये कुंजी, इसका क्या उपयोग है, यदि इस कुंजी के प्लग को निकाल देंगे तो परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। कुंजी का प्लग लगा देंगे तो परिपथ में धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा। यानी धारा को यहाँ से हम बंद भी कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। RH धारा नियंत्रक, इसका परिपथ में क्या उपयोग है, ये धारा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, नियत रखता है। ठीक है, धारा के मान को बदलने से रोकता है।
यदि हम बदलना चाहें तो धारा के मान को इसकी सहायता से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध या रियोस्टेट। दूसरे परिपथ में हमने क्या किया है, उस सेल को जोड़ा है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। इस सेल के दूसरे सिरे से एक धारा मापी को जोड़ा है और धारा मापी का दूसरा सिरा जॉकी से जोड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जैसे सपोज कीजिएगा कि इस सेल का वोल्टेज था या विद्युत वाहक बल था 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का सेल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि इसके इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है कितना, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट को आप ऐसे समझेंगे कि ये धन इलेक्ट्रोड है तो इसके सिरों का विभवांतर 3 और ये ऋण है तो इसका -3। दोनों के विभव का अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और माइनस कितना आ जाएगा, 3 + 3 = 6। ठीक है, तो देखना इस इलेक्ट्रोड का विभव हो गया 3 वोल्ट प्लस का और इस इलेक्ट्रोड का विभव हो गया -3 वोल्ट। अब देखिए ए वाला इलेक्ट्रोड तार के ए सिरे से जुड़ा है तो इसका विभव कितना माना जाएगा, +3 वोल्ट। जे वाला तार के बी सिरे से जुड़ा है तो इसका समझ लो -3 वोल्ट। क्लियर। अब जैसे जैसे हम तार पर ए से बी की तरफ जाएंगे विभव कम होता जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर +3, यहाँ पर जाके जो हो जाएगा +2, इस बिंदु पर +3, यहाँ पर मान लीजिए +2, यहाँ पर +1, यहाँ पर 0 मान लीजिएगा। इधर में और कम होगा, 0 से कम तो ये -1, यहाँ पर ये -2 और यहाँ पर ये हो गया -3। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम तार के ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ जाते हैं विभव कम होता जाता है, विभव का पतन होता जाता है। ठीक है, और विभव का जो पतन होता है, विभव की जो कमी होती है तो उसकी एक डेफिनेशन होती है, उसको एक अलग भौतिक राशि नाम दिया है। यानी कि हर 1 सेंटीमीटर पर विभव में जितनी कमी होती है उस कमी को बोलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता यानी तार की विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव का जो पतन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। समझ गए ना। तो हर 1 सेंटीमीटर पर इसका विभव कुछ न कुछ कम होता जाता है। क्लियर। चलिए अब देखिए, मान लीजिएगा कि जो पूरा जो तार है ए बी जिसकी लंबाई कितनी है, L। अब देखिए ये तो मैंने संख्याओं में बता दिया है, लेकिन एक्चुअल में हमें संख्याओं में नहीं बताना है, हमें तो क्या बताना है, इसका जो वोल्टेज है उसको भी मानेंगे। यदि मैं यहाँ पर भी मान लेता हूँ V वोल्ट, तो ए और बी के बीच का वोल्ट भी क्या होगा, V होगा। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूं, तार के ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर V मान लिया, क्योंकि इस बैटरी का जितना वोल्टेज होगा वही वोल्ट ए और बी तार के बीच का माना जाएगा। तो माना तार के ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है, V वोल्ट। ठीक है, अब पूरे तार की लंबाई कितनी है, L। तो हम ये बोल सकते हैं कि L लंबाई का जो तार है उसके सिरों का जो वोल्ट है वो कितना है, V। समझ गए ना, क्योंकि पूरे तार की लंबाई कितनी है, L, और L लंबाई के तार के सिरों का जो विभवांतर है वो कितना है, वही V है। यानी कुल मिला के हम ऐसे बोल सकते हैं कि L लंबाई के तार के सिरों का विभवांतर V, इसलिए एकांक लंबाई के तार के सिरों का विभवांतर कितना आ जाएगा, V/L। एकांक लंबाई के तार के सिरों के बीच का विभवांतर आ जाएगा V/L। समझ गए ना। और एकांक लंबाई के तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वही विभव प्रवणता कहलाएगी, क्योंकि हर 1 सेंटीमीटर पर विभव कम हो रहा होगा। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर पर कितना विभव कम हो रहा है, वही विभव प्रवणता कहलाएगी। तो विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, जिसको हम रो से लिखते हैं, तो रो बराबर V/L। देखिए तार की L लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर V,
इसलिए एकांक लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर V बटे L, और एकांक लंबाई के सिरों के विभवांतर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। क्योंकि विभव एकांक लंबाई के सिरों के बीच जो विभव का अंतर आ रहा है, तो हर 1 सेंटीमीटर पर अंतर में कमी आ रही है, कम हो रहा है, तो वही विभव प्रवणता कहलाती है। तो मैं इसको आगे लिखूंगा, इसलिए एकांक लंबाई के तार के सिरों के बीच विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, V बटे L, या इसी को क्या बोल देंगे, या विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता रो बराबर V बटे L। इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। ठीक है, यानी कि हर 1 सेंटीमीटर के सिरों का विभवांतर J आ गया, हर 1 सेंटीमीटर का विभव आ गया। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि हर 1 सेंटीमीटर का विभव कितना आ गया, इतना। क्लियर। अब आगे बढ़, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो धारामापी है और ये धारामापी जॉकी से जुड़ा हुआ है, तो इस जॉकी को तार के ए सिरे के पास में इसको टच करवाएंगे। जैसे ही हम ए सिरे के पास टच करवाएंगे, इस धारामापी की सुई विक्षेपित होगी किसी एक डायरेक्शन, या तो वो लेफ्ट में विक्षेपित होगी या राइट में विक्षेपित होगी। ठीक है, तो जैसे ही हम जॉकी को तार के ए सिरे के पास टच करवाते हैं, इस धारामापी में एक डायरेक्शन में विक्षेप होता है, वो विक्षेप हम नोट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसी जॉकी को तार के बी सिरे के पास में टच करवाते हैं। जैसे ही हम तार के बी सिरे के पास टच करवाते हैं, धारामापी में फिर विक्षेप होता है, लेकिन अब उसके विक्षेप की डायरेक्शन विपरीत होती है। पहले यदि लेफ्ट में हो रहा था यहाँ पर रखने से, तो यहाँ पर रखने से राइट में होगा, यानी कि विक्षेप की दिशा बदल जाती है। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह हमारा उपकरण ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। यदि ये ठीक से काम कर रहा है तो जॉकी को फिर सिरे ए के पास रखते हैं। धारामापी में एक डायरेक्शन में विक्षेप होता है, फिर जॉकी को ए से बी सिरे के पास इसको खिसकाते जाते हैं। जब ए से बी की तरफ जॉकी को हम खिसकाते हैं, तो जो धारामापी की सुई है उसमें विक्षेप का मान कम होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ चलते हैं, विक्षेप का मान कम होता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि धारामापी की सुई शून्य पर आ जाती है। धारामापी कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए, जे इसकी सुई होती है 0, इधर में 1 2 3, ऐसे इधर 1 2 3। सपोज कीजिए हमने जब जॉकी को ए सिरे के पास रखा तो धारामापी की सुई यहाँ पर आई थी, ये यहाँ पर ना होके 3 पर थी। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जॉकी को बी सिरे की तरफ जाते हैं, इसका जो विक्षेप है जो 3 से 2 पर आ जाएगा। फिर और उधर ले जाएंगे तो ये 1 पर आ जाएगा, और जॉकी को बी की तरफ ले जाएंगे तो ये विक्षेप क्या हो जाएगा, 0 पर आ जाएगा। जैसे ही ये धारामापी की सुई का विक्षेप 0 पर आ जाता है, जॉकी को हम वहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, यानी जॉकी को तार के जिस बिंदु पर रखने से धारामापी की सुई का विक्षेप 0 आ जाता है, उसे बोलते हैं हम संतुलन बिंदु की स्थिति या संतुलन की स्थिति, और उस बिंदु को बोलते हैं संतुलन बिंदु। सपोज कीजिएगा कि इस बिंदु पर जॉकी को रखने से इसकी सुई का विक्षेप 0 हो जाता है, तो ये बिंदु कहलाएगा संतुलन बिंदु, और यह स्थिति कहलाएगी संतुलन की स्थिति, और यही स्थिति हमें इसमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, सपोज कीजिएगा कि इस बिंदु पर ही इसका विक्षेप क्या हो गया, 0 हो गया, तो तार की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को माप लेते हैं। ये लंबाई किसकी सहायता से मापेंगे, जो विभव मापी में मीटर स्केल लगा रहता है उसकी सहायता से। ठीक है, अभी हमने बताया था ना कि विभव मापी में एक मीटर स्केल लगा रहता है।
तो संतुलन बिंदु तक की स्थिति को हम क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं। मान लीजिएगा वो दूरी आ गई हमारी L, तो L क्या कहलाएगी, संतुलन बिंदु की दूरी या संतुलन बिंदु की लंबाई। क्लियर? ठीक है, तो आगे लिखेंगे इसके बाद जे, इसको A और J बोलेंगे। जे मतलब जॉकी वाला पॉइंट। ठीक है, तो लिखेंगे तार के, ऐसे लिख दो, इसलिए इस सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल बराबर, मेरे पास जगह नहीं है। अब देखिए यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आ गई, L, और हर 1 सेंटीमीटर का विभव प्रवणता कितना था, रो था। तो सपोज कीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर की विभव प्रवणता या विभवांतर बोल सकते हैं, विभव प्रवणता कितनी थी, रो। तो 2 सेंटीमीटर की 2 रो, 3 सेंटीमीटर की 3 रो, और L सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी, L रो। तो क्या बन जाएगा, विद्युत वाहक बल बराबर रो L। यहाँ L रो तो क्या हुआ, विभव प्रवणता, और L क्या हुई, संतुलन बिंदु की लंबाई। और विद्युत वाहक बल को कैसे लिखते हैं, E से। तो ये आ जाएगा E बराबर रो L। ठीक है, जहां रो बराबर आप जानते ही हैं क्या होता है, रो बराबर होता है V/L। यहाँ कैपिटल L तो पूरे तार की लंबाई है, और स्मॉल l क्या है, सिर्फ संतुलन बिंदु की लंबाई। नीचे लिख देंगे यही विभव मापी का सिद्धांत है, विभव मापी का सिद्धांत है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन आपको इतना ही लिखना है। चित्र में देखिए, आपको चित्र सिर्फ इतना ही बनाना था। इतना चित्र बनाना था आपको। ठीक है, जे आपको इतना सा चित्र बनाना। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है, विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। ठीक है, यानी कि विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम वही चित्र बनाएंगे। चित्र बहुत कॉमन है। सपोज कीजिएगा कि ये विभव मापी का तार है, जिसको मैं AB नाम दे रहा हूं। ठीक है, तार के साथ प्राथमिक परिपथ में एक संचायक सेल, एक प्लग कुंजी और एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं, और धारा नियंत्रक के दूसरे सिरे का संबंध तार के B सिरे से कर देते हैं। ये संचायक सेल का प्लस माइनस, ये कुंजी K और ये धारा नियंत्रक R है। ये तो हमारा प्राथमिक परिपथ है। द्वितीयक परिपथ में हम उन सेलों को जोड़ते हैं जिनका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होता है। तो देखिए मैं दोनों सेलों को जोड़ रहा हूं। एक सेल ले लिया हमने जिसका विद्युत वाहक बल E1, यानी हमें E1 का मान ज्ञात करना है। दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल हम E2 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे तो इसके दूसरे सिरे को हम क्या करेंगे, धारामापी से जोड़ेंगे, और धारामापी का दूसरा सिरा जॉकी से जोड़ेंगे। तो देखिए मैं इसका क्या कर रहा हूं जी, मैंने एक धारामापी ले लिया और धारामापी का दूसरा सिरा हमने जोड़ दिया जॉकी से, और जॉकी को इस तार पर हम क्या करेंगे, टच करवाएंगे, स्पर्श करवाएंगे। देखिए जब इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे तो इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जब इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे तो यहां से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर इससे टच कर देंगे, मतलब इससे जोड़ देंगे। समझ गए ना? तो इस तरह हमें जी एक चित्र बनाना है। ठीक, तो जो हो गया विद्युत परिपथ, उपकरण का विद्युत परिपथ। ठीक है, हेडिंग का बन जाएगा उपकरण का विद्युत परिपथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट आता है हमारा सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना
तो पहले हम देखिए इस सेल का विद्युत वाहकबल ज्ञात करेंगे, तो जो कि इसको क्या करेंगे, इससे टच करवा देंगे। जैसे ही टच करवा देंगे और इसका प्लग लगा देंगे तो परिपथ में होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। फिर जॉकी को तार के ए सिरे के पास रखेंगे, धारा मापी में विक्षेप की दिशा देखेंगे, एक डायरेक्शन में विक्षेप आएगा। फिर जॉकी को तार के बी सिरे के पास संपर्क में रखेंगे, मतलब संपर्कित करवाएंगे, टच करवाएंगे, तो धारा मापी में फिर विक्षेप आएगा। और यदि विक्षेप की दिशा बदल जाए तो इसका मतलब हमारा उपकरण ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, यदि ठीक से काम कर रहा है तो जॉकी को फिर से ए सिरे के पास लाएंगे, धारा मापी में विक्षेप आएगा। जैसे जैसे जॉकी को हम तार के ए सिरे से बी सिरे के पास ले जाएंगे, धारा मापी में विक्षेप का मान कम होने लगेगा, मतलब कम होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाएगा। जैसे ही धारा मापी में शून्य विक्षेप हो जाता है, जॉकी को तार पर वहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है, और उसी बिंदु तक की लंबाई को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लीजिएगा कि इसी बिंदु पर रखने से इस धारा मापी की सुई क्या आ गई, 0 पर आ गई। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई नाप लेंगे और वो लंबाई कहलाएगी हमारी L1। क्लियर? तो देखिए हम क्या करेंगे कि माना पहले सेल का विद्युत वाहकबल E1 तथा पहले सेल को धारा मापी से जोड़ने पर संतुलन बिंदु L1 लंबाई पर प्राप्त होता है। तो लिख रहा हूं, माना पहले सेल का विद्युत वाहकबल E1 तथा पहले सेल को धारा मापी से जोड़ने पर संतुलन बिंदु L1 दूरी पर प्राप्त होता है तब विभव मापी के सिद्धांत से तो क्या सिद्धांत होता था, E बराबर रो एल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 बराबर रो L1। चूंकि रो नियत होगा, क्योंकि रो बराबर क्या होता है, V/L। तो L क्या होगा, पूरे तार की लंबाई, जो कि इस सेल के लिए भी वही लंबाई रहेगी और इस सेल के लिए भी वही रहेगी। तो L का मान बदलेगा नहीं, यानी कैपिटल L वही होगा। V क्या होगा, इस सेल के सिरों का विभवांतर। तो दोनों ही स्थितियों में सेल यहाँ पर यही लगा रहेगा, तो कैपिटल V का मान भी चेंज नहीं होगा। तो रो क्या है, बदलेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर रो 1 नहीं लिखा है। तो जो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार अब यही प्रक्रिया हमने इस सेल के लिए जो दोहराई है उसको हम इस सेल के लिए दोहराएंगे। तो यहां से इसको डिस्कनेक्ट करके धारा मापी को अब किससे जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे। ठीक है, जब इससे जोड़ेंगे तो पूरी प्रक्रिया दोहराएंगे। जॉकी को पहले ए सिरे के पास रखेंगे, धारा मापी में विक्षेप की दिशा देखेंगे, फिर जॉकी को बी सिरे के पास रखेंगे, फिर धारा मापी में विक्षेप की दिशा देखेंगे। यदि विक्षेप की दिशा बदल जाती है तो फिर से जॉकी को ए सिरे के पास लाएंगे, धारा मापी में एक दिशा में विक्षेप आएगा। फिर जॉकी को तार पर ए से बी की तरफ ले जाएंगे, धारा मापी में विक्षेप का मान कम होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि विक्षेप का मान फिर से शून्य हो जाएगा। मान लीजिए इस बार विक्षेप का मान शून्य यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L2 माप लेंगे। समझ गए ना, ये दूरी बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। यदि सेलों के विद्युत वाहकबल अलग अलग हैं तो बदलेगी, और दोनों सेल एक जैसे लगे हैं तो नहीं बदलेगी। समझ गए ना, तो लिखेंगे इसी प्रकार दूसरे सेल का विद्युत वाहकबल E2 तथा दूसरे सेल को धारा मापी से जोड़ने पर
संतुलन बिंदु की दूरी L2 लंबाई पर प्राप्त होती है, या दूरी की लंबाई L2 दूरी पर प्राप्त होती है, ऐसे लिख लो। संतुलन बिंदु की लंबाई, ठीक है, L2 दूरी पर प्राप्त होती है, तब पुनः विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, E2 बराबर रो L2, ये समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो हम भाग दे रहे हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो लेफ्ट में लेफ्ट का और राइट में राइट का, तो E1 बटे E2 बराबर रो L1 बटे रो L2, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। तो देखिए L1 और यदि L2 के मान ज्ञात हो जाएंगे तो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हो जाएगी, यानी कि दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल से कितना गुना अधिक है। समझ गए ना? तो नीचे लिख सकते हैं, उपरोक्त सूत्र की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह हमारा इसका फॉर्मूला ट्राइब हो जाता है। अब लिखेंगे हम प्रेक्षण सारणी। तो देखिए अब आती है इसकी प्रेक्षण सारणी। तो प्रेक्षण सारणी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सरल क्रमांक, फिर रीडिंग लेंगे पहले सेल के लिए। तो सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु की लंबाई L1 सेंटीमीटर, यानी जितनी दूरी पर संतुलन बिंदु आएगा वो दूरी हम लिख लेंगे। फिर दूसरे सेल के लिए रीडिंग लेंगे, तो सेल E2 के लिए संतुलन बिंदु की लंबाई L2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला होता है E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। सॉल्व करेंगे तो ये E1 बटे E2 का मान आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली रीडिंग। फिर दूसरी रीडिंग लेंगे, दोबारा से करेंगे इसी एक्सपेरिमेंट को, तो फिर से लंबाई प्राप्त होगी। पहले सेल के लिए कनेक्ट करेंगे धारा मापी को, तो लंबाई प्राप्त होगी। फिर दूसरे सेल के लिए कनेक्ट करेंगे तो फिर लंबाई प्राप्त होगी। फिर ये रेशियो निकालेंगे। यह प्रक्रिया हम 4 बार दोहराएंगे कम से कम। ठीक है, तो 4 बार हमें E1 और E2 का जो अनुपात प्राप्त होगा, चारों को जोड़ के 4 से उसमें भाग दे देंगे तो उसका माध्य मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रेक्षण सारणी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसको खाली छोड़ना है आपको एग्जाम में। ठीक है, थ्योरेटिकल जो एग्जाम होगा उसमें खाली छोड़ना है। जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो आपको ये रीडिंग लेनी है, क्योंकि वहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, अब आती हैं सावधानियाँ। तो इसमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। तो पहली सावधानियाँ देखिए, पहली सावधानी क्या होगी इसमें, जो प्राथमिक परिपथ में सेल लगा है, संचायक सेल C करके जो मैंने लिखवाया है, संचायक सेल C, उसका जो विद्युत वाहक बल है, उसका जो वोल्टेज है, वो दोनों प्रायोगिक सेलों से अधिक होना चाहिए। जो E1 और E2 सेल माने हैं उससे उसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होना चाहिए। तो हम एक पहली सावधानी बोल सकते हैं कि संचायक सेल का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेलों से अधिक होना चाहिए। ठीक है, संचायक सेल का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेलों से अधिक होना चाहिए। ठीक, पहली सावधानी। यदि अधिक नहीं होगा तो दिक्कत क्या होगी, हमें दिक्कत यह होगी कि जैसे ही हम जॉकी को तार के A सिरे के पास रखेंगे या B सिरे के पास रखेंगे या तार पर कहीं भी रखेंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में विक्षेप आएगा। ठीक है, तो जे इससे दिक्कत होगी। तो यदि एक ही डायरेक्शन में विक्षेप आएगा तो संतुलन बिंदु हमें कहीं प्राप्त ही नहीं होगा। तो ठीक है, पहली सावधानी क्या है, संचायक सेल का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेलों के विद्युत वाहक बलों से अधिक होना चाहिए। दूसरी सावधानी,
जितने भी जो सेल जोड़े हमने, सभी सेलों के धन सिरे एक ही बिंदु से जुड़े होने चाहिए, यानी सभी सेलों के धन एक बिंदु से जोड़ने हैं। ऐसा नहीं कि किसी सेल का धन जोड़ दिया उधर और किसी का ऋण जोड़ दिया। ठीक है, तो सभी सेलों के धन सिरे यदि एक बिंदु से नहीं जुड़ेंगे तो फिर से यही स्थिति दोहराई जाएगी, विक्षेप एक ही दिशा में आएगा। क्लियर? तो दूसरी सावधानी समझ में आ गई, सभी सेलों के धन सिरे एक ही बिंदु से जुड़े होने चाहिए। तीसरी सावधानी ये है कि जॉकी को जो AB तार है उस पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। यदि आप उसको रगड़कर चलाएंगे तो तार घिस जाएगा तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। मतलब क्षेत्रफल कम होना यानी उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। जब त्रिज्या कम हो जाएगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, चौथी सावधानी क्या रखनी है आपको, महत्वपूर्ण सावधानी, परिपथ में अनावश्यक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक परिपथ में धारा प्रवाहित करनी चाहिए। जैसे ही आप कहीं थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं या कैलकुलेशन करने लगते हैं तो उस बीच में आपको प्लग कुंजी जो लगी है उसके प्लग को बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, यदि परिपथ में अनावश्यक धारा बहती रहेगी तो तार गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से उसका ताप बढ़ जाएगा, जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो परिपथ में अनावश्यक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। तो जिसकी 4 मुख्य सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, संचायक सेल का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेलों से अधिक होना चाहिए। दूसरा, सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु से जुड़े होने चाहिए। अगला, जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, और तार में अनावश्यक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन समाप्त हो।